स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक अकम मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ शामिल होंगे जो कि आपको आपका जवाब देंगे। और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167329108 पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, अपने सवाल मैसेज करिए। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पर। और आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल संकेत अच्छे थे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज एक रिलीफ रैली इतने दिनों की गिरावट के बाद आज हम बाजार में देख रहे हैं। 75 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में करीब 170 अंकों की इस वक्त मजबूती देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आज सपोर्ट कर रहे हैं आज की तेजी में कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा स्टॉक्स और सरकारी बैंकों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। निफ्टी में आज का टॉप गेनर है एचडीएफसी लाइफ, करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर है। उसके बाद रिलायंस में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल के 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था कंपनी ने, लेकिन उसके बाद अच्छी खरीदारी निचले स्तरों से दिख रही है। कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। इसके अलावा विंडफॉल टैक्स में भी कमी की गई और यहाँ पर हम देख रहे हैं अब दिन के ऊपरी स्तर पर रिलायंस कारोबार कर रहा है। टाइटन, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। और आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल ही है। ज्यादातर शेयर्स जो हैं वो आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा इवेंट फेड की बैठक होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग है और एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ समय तक ये जारी रह सकती है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। आशीष महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक से, और विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से हमारे साथ केवल पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। केवल सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे बाजार पर। ये जो आज तेजी दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग हम कह रहे हैं, ये कितनी जारी रह सकती है? कौन से लेवल तक आप देख रहे हैं कि एंट्री ले लेनी चाहिए? और क्या आप भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है। और ये जो तेजी है वो शायद शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी है और कल यूएस में एफओएमसी मीटिंग में फेड रेट डिसाइड करेगा। अब वहां पे दो धारी तलवार है। अगर फेड रेट एक्सेप्ट करता है कि हाँ बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा प्रेशर है, तो भी वो नेगेटिव न्यूज लिया जाएगा। और फेड अगर ऐसा लेते हैं कि नहीं बैंकिंग सिस्टम सब ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, तो अगर 25-50 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है अगर वो बढ़ता है तो वहां पे भी मार्केट को थोड़ा सा झटका डेफिनेटली लग सकता है। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल से मार्केट फ्लैट टू बेयरिश सेगमेंट में और सेक्टर में ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं नीचे की तरफ 39,000 में अभी फिलहाल के लिए इस वीक में एक अच्छा सपोर्ट है। वहां तक आप अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। और निफ्टी में अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ, आज 17,000 के पुट राइटर्स ने अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है। तो 17,000 के नीचे 16,800, 16,800 के नीचे मेरी सलाह ये रहेगी कि आपका लॉन्ग कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको 17,200, 17,250 मिलता है तो आप डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वापस नीचे 17,000 पे बाय करिए, जब ऊपर जाए तो वहां पे वापस आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाजार में कल की कमजोरी के बाद हमने आज रिकवरी का सत्र देखा है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखे। उसका असर आज भारतीय बाजारों पर दिख रहा है और जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो भी सहारा देने का काम कर रहे हैं। अच्छी रिपोर्ट आज आई है सीएलएससी की तरफ से। रिलायंस के शेयर को लेकर 3,000 रुपये के आसपास तक के टारगेट दिए गए हैं। कल हमने 2180 रुपये के आसपास तक के प्राइसेस देखे। वहाँ से आखिरी के 2 घंटे में बहुत अच्छी रिकवरी रिलायंस में आई और अब 2260 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। 2.5% से ज़्यादा की मजबूती इसमें दिख रही है। अगले अब दर्शकों को शामिल करेंगे शो में, आगे हम रिलायंस पर भी व्यू जरूर लेंगे। पंजाब से गगन हमारे साथ हैं। गगन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो सर, नमस्कार जी। जी सर, मेरे पास एक टीटी के प्रेस्टीज के शेयर है, 100 शेयर। 100 शेयर टीटी के प्रेस्टीज के? हाँ जी, 780 रुपए की बाइंग है और 980 रुपए की, सॉरी
980 की बाइंग है और हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए के आसपास से टीटीके प्रेस्टीज के शेयर पर लगातार एक प्रेशर बना हुआ है और अब 700 रुपए के नीचे के भाव इसमें आ गए हैं। आशीष जी, टीटीके प्रेस्टीज इनके भाव से शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है और हम ये कमज़ोरी थमते हुए देख नहीं रहे हैं शेयर में अभी। आपका क्या व्यू होगा शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अब सपोर्ट लेने की कोशिश है, लेकिन क्या इसमें आपको लगता है कि समय देंगे तो इनके भाव आ जाएंगे, अगर 6 महीने साल भर का वक्त दें तो? ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो उनके क्वार्टर के नंबर्स पिछले क्वार्टर के आए थे वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे थे। हमने देखा जो मुनाफागरी 30 करोड़ से कम हो गया सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में, और जो सेल्स की वेलोसिटी है वो भी काफी स्लो डाउन हुई है। 100-150 करोड़ का सेल भी कम हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनका प्राइस वापस आएगा। इंस्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस स्टॉक में से निकल जाएं और आप केपीआईटी के स्टॉक में निवेश करें जो करीब 870 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है उसे 1 साल तक होल्ड करेंगे तो शायद वहां पे आपको 1100 रुपए के लक्ष्य मिल जाएंगे। टीटी के प्रेस्टीज में मुझे नहीं लगता चलिए, थोड़ा टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन केपीआईटी टेक में खरीदारी करने की राय है और टीटीके प्रेस्टीज से आपको निकल जाने की राय इस वक्त दी जा रही है, तो ये आप रणनीति अपना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं वाराणसी से डॉक्टर KR राय। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका? मुझसे पूछ रही हैं? मेरा HCC पर सवाल था। जी जी, आपसे पूछ रही हूँ, आपका सवाल पूछिए। HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। हेलो जी, ठीक है। अभी तो आपको हल्का मुनाफा हो रहा होगा आपको। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। वैसे HCC काफ़ी समय से हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद कि स्टॉक में कंपनी को लगातार कुछ बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स में भी वो चीज़ दिखाई नहीं दी रही। इस वजह से हम लगातार डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं इस शेयर में, लेकिन उस लेवल पर आपने खरीदारी कर ली है। यहाँ पर केवल आपसे समझना चाहेंगे HCC क्या करे। 12 रुपये पर इन्होंने एंट्री की थी, इस वक्त 14 रुपये के आसपास है। निकल जाना बेहतर रणनीति होगी क्योंकि शेयर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा और लकीली इन्हें मुनाफा हो रहा है जिस स्तर पर इन्होंने एंट्री ली थी। तो अभी क्या करें? मेरे ख्याल से उनको अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए पूजा, क्योंकि ये जो शेयर है पिछले कुछ 15-20 सेशन से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही अटका हुआ है, और जैसे आपने बोला कि न्यूज फैक्टर अच्छे हैं फिर भी कोई इतनी तेजी देखने को नहीं मिली है। हो सकता है और भी कोई रीजन हो जो शायद हमें नहीं पता हो। तो क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, अपना अराउंड 40 से 50% वहां पे आप बुक करें, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके चले। जहां 12 रुपए आपने खरीदा था वहीं पे आप आपका स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट गिरता है तो फिर वो नीचे की तरफ 10.50 और 9 रुपए 35 पैसे तक जा सकता है, जहां पे उनको नुकसान होगा। इसको होल्ड करें। ऊपर की तरफ का जो इनका टारगेट रहेगा जहां वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी का, वो अराउंड 16.5 और 17 रुपए होगा। तो मेरी ये उनको रणनीति है कि इस हिसाब से स्मार्टली काम करें। ठीक है, HCC को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से सोनू हमारे साथ हैं। सोनू नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर्स हैं? नमस्कार सर जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास AWL है, अडानी विल्मर। अडानी विल्मर जी, 650 की बाइंग है, 215 शेयर हैं। ठीक है, 650 रुपये की खरीद है अडानी विल्मर में और 200 क्वांटिटी इनके पास है। 414 के आसपास के भाव हैं। आशीष जी, अडानी ग्रुप में तो देखिए फंडामेंटल्स काम नहीं कर रहे थे, पूरा सेंटिमेंट वाला गेम हो गया था। हालांकि थोड़ी सी सुधार की प्रक्रिया निचले स्तरों से ज़रूर आ रही है। अडानी विल्मर समय देंगे तो इनके भाव आएंगे क्या?
यकीन नहीं होता, ताज्जुब होता है कि देखिए लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ा, 800 रुपये के आसपास तक गया, उसके बाद से ये हाल। जो कुछ भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में जो घबराहट बढ़ी, पैनिक का माहौल हुआ, उसके चलते ये स्थिति हुई है। अडानी विल्मर, आपको लगता है कि वैल्यू इसमें है और इसको समय देना चाहिए अभी? ये प्रॉब्लम कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, प्रॉब्लम एक जो ग्रुप की प्रॉब्लम बनी हुई है, और जिसके चलते कुछ और जो वो वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो उसके कारण से इनफैक्ट जो प्राइसेस में इतना करेक्शन हुआ, तो हर राइज पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुनाफा वसूली हो जाती है जल्दी, क्योंकि कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इन स्टॉक्स को बाय नहीं कर रहे हैं अभी। तो मेरा ये सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में से भी थोड़ा सा, अभी तो नहीं मैं निकलने की सलाह दे रहा हूँ, पर मेरा मानना है जैसे 475-500 के लेवल यहाँ देखने को मिले, तब आप इस स्टॉक में से एक बार निकल जाए, क्योंकि आप बहुत जल्दी आपके लेवल दोबारा से आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं वो अभी स्टॉक को नहीं देख रहे हैं, तो जब तक एक आध साल लग जाएगा, जब ये मैटर ठंडा होगा और दोबारा से इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, पर तब तक आपके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटीज कई सारी इमर्ज हो रही हैं। जैसे मुझे लगता है कि एसबीआई के स्टॉक में आप अभी इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं, तो वहां से 100 रुपए की अपसाइड अगले 6 महीनों में कम से कम एसबीआई में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम लेवल पर एसबीआई का स्टॉक मिल रहा है। तो दूसरी मौके ना गंवाएं और थोड़ा सा राइज आने पर इस स्टॉक में से निकल जाएं, यही स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपको स्टॉक में, और एसबीआई स्तरों पर अच्छा लग रहा है, वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगला सवाल हमें इंस्टाग्राम पर स्नेहल कपूर जी ने भेजा है, और जेके पेपर पर सवाल है इनका। 400 शेयर्स इन्होंने 430 के स्तर पर एंट्री ली हुई थी इस स्टॉक में, काफ़ी ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है, और स्टॉक में एक गिरावट आई, तब से हम देख रहे हैं नुकसान भी इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। केवल क्या करें, हाल फिलहाल में हमने देखा था कि स्टॉक 350 तक टूटा था, उसके बाद अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो होल्ड करें जेके पेपर को? फिलहाल के लिए तो होल्ड करना चाहिए। आप एक स्टॉप लॉस लेके इसको होल्ड करिए। 350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में टेक्निकली ये अभी भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि आरएसआई थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, लेकिन वीकली भी 50 एमए को उसने काफी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर फ्लैग ब्रेकआउट आता भी है, तो मोटा मोटा एक और 100 रुपए का हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जंप मिलेगा, जहां उनको 430 के ऊपर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनके पास जो क्वांटिटी है वहां पे 480 के आसपास वो अपनी 30% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और बाकी वो 500-510 के लेवल पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये इतना रन होने के बाद ऐसे हाई वाले लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। हालांकि इन्होंने कर लिया है, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ 480 और 510 के लेवल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाए तो इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें जेके पेपर में, फिलहाल इसको होल्ड करने की सलाह है। कानपुर से अशोक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, आपके पास कौन से शेयर हैं और क्या सलाह चाहिए आपको? सर मेरे पास सन फार्मा है, 1011 के रेट से मैंने बाई किया था 650 शेयर, जो कि अब आज की डेट में बहुत ही नीचे चल रहा है। तो सर उसमें पूछना था कि उसको होल्ड करूं या उसको सेल कर दूं। 1011 के आसपास सन फार्मा ने काफ़ी ज़्यादा समय बिताया, और सर मैंने उसको लिया था 7 फरवरी को। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी आप, तो उसी समय के आसपास ये रहा होगा। और बहुत लोगों को दिख रहा था कि शायद सन फार्मा और डिवीज़ लैब को छोड़ दे तो बाकी फार्मा में तो मुश्किलें दिख रही थी, लेकिन जिनका एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो बड़ा है, वहाँ पर थोड़े से हम देख रहे थे कि अच्छे बेहतर चार्ट्स दिख रहे थे इनके। सन फार्मा, इस पर आशीष जी आपसे व्यू चाहेंगे। 1000 रुपये के आसपास समय बिताया, बहुत लोगों को मौके दिखे, नई बाइंग की है अशोक जी ने, लेकिन शेयर 50 रुपये नीचे आ गया है। इस 50 रुपये की कमजोरी से क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या, या फिर आपके हिसाब से अभी होल्ड करें तो ये कमाई करवाएगा?
मेरी निकल जाने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वो कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वहाँ देखने को मिल नहीं रहा है, तो चाहे यूएस मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो, डोमेस्टिक सेगमेंट में भी कोई बहुत ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। तो सन फार्मा से निकल जाने की सलाह रहेगी। और मेरा मानना है यदि 50 रुपये ही आपको रिकवर करना है तो ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जो 1200 रुपये के आसपास मिल रहा है। और लास्ट क्वार्टर के नतीजों के बाद में हमने देखा थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे शुरू हो गया है और दोबारा से फंड्स का थोड़ा रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ग्लैंड फार्मा मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है 1350 से 1400 जाने का। तो सन फार्मा से एक बार निकल के ग्लैंड में आ जाए। ओके, तो सन फार्मा से निकल जाएं और ग्लैंड फार्मा में एंट्री करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। ट्विटर पर सवाल आया है जीवन कृष्ण जी का, और इनका सवाल है टीवीएस मोटर्स पर 65 शेयर्स इन्होंने 1102 के भाव पर लिया हुआ है और इनकी एंट्री भी हाल फिलहाल में लग रही है। केवल क्या करना चाहिए, हल्का नुकसान इनको हो रहा है बट बने रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि हमने देखा पिछले एक साल में जिसकी भी होल्डिंग होगी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देकर गया, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। तो क्या करें, अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर इनको 1110 और 1130 के आसपास के लेवल मिले, बिकॉज ओवरऑल जब मार्केट में थोड़ा बहुत मंदी का माहौल आएगा तो ये शेयर एक छोटा सा डिप दिखा सकता है, बिकॉज ऑफ उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अभी थोड़ा सा मिसिंग है। हालांकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास अभी भी खड़ा है जो 1000 रुपए का लेवल है। तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करिए 950 960 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर के तरफ आप 1150 के आसपास आपका प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, 1150 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है टीवीएस मोटर में। यहाँ से 100 रुपये ऊपर के भाव अभी और देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, सुमित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुमित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये जानना है, मेरे पास टाटा स्टील की शेयर है 110 रुपए के रेट के अकॉर्डिंग, और मेरे पास शेयर संख्या है 100। तो मुझको ये पूछना था कि मैं अभी बना रहा हूँ शेयर में या फिर क्या करना चाहिए? ठीक ऐसा है कोई जल्दी भी नहीं है मुझे कि अभी निकालना है, तब तक रुकूं अगर मुझे वेट करना हो तो? एक अच्छा सुमित, आप ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं? मैं 1 साल तक दे सकता हूँ आराम से। 1 साल तक, ठीक है। वैसे तो टाटा स्टील पर हम जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का व्यू ये है कि अभी जो मौजूदा माहौल चल रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ी अनिश्चितताएं हैं और ग्लोबली जो ब्याज दरें बढ़ने का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है केपेक्स को लेकर भी, और पूरा डिमांड साइकिल थोड़ा सा यहाँ से हम देख रहे हैं कि शायद वीक हो सकता है। आशीष जी, टाटा स्टील आपको भी यही लगता है क्या कि इन्वेस्टमेंट के व्यू से अभी टाटा स्टील ठीक नहीं होगा, ट्रेड जिसको मौका मिलता है उसको कर लेना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टर का 1 साल का लक्ष्य है कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें। क्योंकि क्वार्टर 3 जो था वो काफी खराब रहा था, जहाँ पे हमने देखा रियलाइजेशन कम हुआ, बढ़ गया। ठीक है, टाटा स्टील पर व्यू आशीष जी से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ तो नेटवर्क में दिक्कत होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मुंबई में बारिश का माहौल है और उसके चलते शायद थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस कुछ आ रही हैं। करते हैं कमोडिटी मार्केट का, जहां पर कि विश्व मोहन आपके सामने लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट की कुछ बारीकियां और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में अचानक से खरीदारी बढ़ी है। जैसे जैसे गोल्ड कीमतों में तेज़ी आ रही तो इंटरनेशनल मार्केट में भी फ्लोज तेज़ी से बढ़े, और जो इंडिया के भी जो डेटा कल आए हुए थे वो भी अच्छे दिख रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ में लोगों का
रुझान फिर से बढ़ा है। तो एक्सचेंज पे एक ट्रेड होने वाला है। आप BSE NSE के प्लेटफॉर्म पे कैश सेगमेंट में इसकी ट्रेडिंग होती है। जैसे आमतौर पे इक्विटी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, अपने डीमैट के जरिए यहाँ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग अलग फंड्स हाउस के ETF है, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि एक पैसिव फंड है, तो गोल्ड के फिजिकल प्राइस की, गोल्ड की जो चाल होती है, गोल्ड कीमतों की चाल को ये ट्रैक करता है। और ये जो भी ETF फंड्स होते हैं वो BSE NSE पे लिस्ट हो जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है और डीमैट अकाउंट के जरिए आप आसानी से इसमें खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप हैसल फ्री इसे स्टोरेज नहीं रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि रख रखाव में चिंता होगी, साथ ही चोरी का डर होगा, तो उन सब फायदे से आप बचने के लिए इसे कर सकते हैं। 1 ग्राम के सोने की यूनिट के हिसाब से इसकी ट्रेडिंग होती है, तो 1 ग्राम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इस वहाँ पर कर सकते हैं। और ये इसमें प्योरिटी को लेकर भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन रहेगा और 99.5% गोल्ड ही की ही होल्डिंग यहाँ पर फंड्स रखते हैं। जितना भी आप यूनिट खरीदते हैं उसका उतना सोना वहाँ पर वॉल्ट में फंड हाउस की तरफ से रखा जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्योरिटी को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गोल्ड पैसिव फंड है तो उसको ट्रैक करेगा, साथ ही स्टोरेज को लेकर चिंता है नहीं, डीमैट फॉर्म में रहेगा, जब भी खरीद बिक्री में आसानी है, जब चाहे खरीदे, जब चाहे बिक्री करे तो निकल जाए। और साथ ही SIP के जरिए के तौर पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में उस तरह की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए आसानी होगी। तो गोल्ड के हर प्राइस पे आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा, ताकि ऊपरी भाव पे कभी फंसने का डर नहीं रहेगा। अगर धीरे धीरे चाहे तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरह भी इसे खरीद सकते हैं। रेगुलेशन भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सेबी का जो म्यूचुअल फंड को जैसे रेगुलेट करता है, उसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का भी रेगुलेशन है, तो ये भी एक बेहतर फ़ायदा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का व्यू जिनका रखना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग का नज़रिया रखना चाहते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गोल्ड ETF उनके लिए बेहतर विकल्प है। जो भी ऐसे दौर में जब अनसर्टेनिटी हो, गोल्ड चल रहा हो, तो आपके लिए एक फ़ायदे का विकल्प है। ठीक है, गोल्ड ETF की ABCD, गोल्ड ETF में ट्रेड करके आप कैसे पैसे बना सकते हैं, इस पर विश्व मोहन ने बहुत ही बारीकी से आपको ये सारी की सारी जानकारी आपसे साझा की। और हमने कल देखा था कि गोल्ड MCX पर 60,000 के शिखर को भी पार कर गया था। हालांकि दिन का कारोबार खत्म होते होते वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखी और 1,000 रुपये का ऊपरी स्तरों से करेक्शन भी आया था। अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है रिलायंस कैपिटल को लेकर कि रिलायंस कैपिटल के लिए नई बोलियां अगले हफ्ते शुरू हो सकती हैं और सूत्रों के मुताबिक आज लेंडर्स की इस मुद्दे पर अहम बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स की एक अहम बैठक होने वाली है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक फैसला ये होना है कि अगले हफ्ते एक नया फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन कराया जाए, जिससे सभी जो बिडर्स हैं उनको वापस से एक मौका मिलेगा। आखिरी राउंड में एक टॉरेंट की तरफ से अपील दायर की गई थी, पहले NCLT में, फिर NCLAT में, ये कहते हुए कि जो आखिरी राउंड था उसी को कंसिडर किया जाए, जिसमें कि टॉरेंट ने रुपीज 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उनका दावा यही था कि उसी बिड को मान्य मानकर उनको विनर घोषित किया जाए, क्योंकि जो दूसरी बिड थी हिंदुजा की, वो आरोप ये था कि वो डेडलाइन के बाद आई है। हालांकि उसकी वैल्यू 9,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेंडर्स ने उसके बाद डिसाइड किया कि एक फ्रेश चैलेंजर मैकेनिज्म किया जाए, जिस पर टॉरेंट ने पहले एप्लीकेशन NCLT में दी तो फैसला उनके हक में गया। वापस NCLAT ने बोला कि वो दखलंदाजी नहीं करेंगे और फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन हो सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने टॉरेंट की प्ली पे वापस से ये बोला है कि कोई इंटरिम स्टे नहीं है, यहां पर आप फ्रेश चैलेंजर राउंड कंडक्ट कर सकते हैं। हालांकि उनकी अपील पर सुनवाई होती रहेगी और ये मामला आगे चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन, जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि 29 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, वहां पर टॉरेंट, हिंदुजा और पहले के बिडर्स पिरामल कॉस्मिया यहां पर बिड करते हैं कि नहीं। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो एक बड़ी खबर रिलायंस कैपिटल को लेकर हमने देखा था कि जो पिछले दौर की जो बोली हुई थी उसमें पिरामल और ओक ट्री ये पीछे हट गए थे, लेकिन फ्रेश चैलेंजर राउंड की बोलियां मंगाई जाएंगी रिलायंस कैपिटल को लेकर। 9 रुपये क्या भाव है रिलायंस कैपिटल का? आज 2% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है। आशीष जी, रिलायंस कैपिटल निवेशकों के लिए कुछ इसमें बचा है क्या? हालांकि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो नज़र ज़रूर होगी, उनका इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन रिलायंस कैपिटल के निवेशकों के लिहाज से आपकी क्या राय होगी? और मान लीजिए जो किसी उम्मीद में रिलायंस कैपिटल को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, उनके लिए सलाह क्या होगी आपकी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ्यूचर है कि NCLT से यदि कोई कंपनी एक्वायर करता है
तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कुछ बचता नहीं है वहाँ पर। तो ऑलरेडी स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है और काफ़ी समय से इसी रेंज में ट्रेडिंग इसमें हो रहा है। तो मेरी तो सलाह निकल जाने की रहेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो रिलायंस कैपिटल्स पर लेंडर्स की बैठक है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं फिलहाल इससे निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। 29 मार्च को चैलेंजर दौर के लिए बोलियां संभव है। इस तरह की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें रिलायंस कैपिटल को लेकर मिल रही है, तो एक बड़ी खबर इस पर नजर रखिए, लेकिन फंडामेंटल राय भी आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवाल जवाब शामिल करते हैं इस समय। और पंजाब से संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। संदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास IRFC 2000 शेयर है 30 रुपीज पे, और 1500 शेयर है मैडम मनाली पेट्रो के 65 पे। मनाली पेट्रो 65 पे लिया है आपने? जी मैडम, 1500 शेयर है मैडम। ठीक। और IRFC मैडम दोनों ही 2000 शेयरों शेयर है। में नुकसान हो रहा है आपको। केवल सबसे पहले तो पहले IRFC पर ही राय ले लेते हैं। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया है, इस शेयर में एंट्री कर ली, क्योंकि उसके बाद से तो हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक टूट ही रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में सेक्टर को लेकर काफ़ी अपडेट भी आ रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर मिलने की भी खबर आ रही है, लेकिन स्टॉक में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और टूट रहा है ये स्टॉक लगातार। केवल क्या सजेस्ट करेंगे IRFC में? क्या भी और गिरावट देख रहे हैं आप शेयर में? नहीं पूजा, मैं गिरावट देख रहा हूं, लेकिन मेरी सलाह संदीप जी को ये होगी कि जब आपको ये अराउंड 25.5-25 रुपए में मिले तो आप इसमें 500,000 क्वांटिटी और ऐड करें, थोड़ा सा एवरेज करें, और सारे जितनी भी क्वांटिटी है उन सबका आप एक स्टॉप लॉस लगाए 22 रुपए के आसपास। और क्योंकि मेरे लिए इंडियन रेलवे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो काफी, मैं उसमें बुलिश हूँ आगे के 3 से 5 साल के लिए। और IRFC में भी आपको अगले 3 से 5 साल में डेफिनेटली 40 और 50 रुपए तक के लेवल मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें आप स्पेसिफिक रणनीति बनाइए संदीप जी। अराउंड 25-25.5 के आसपास आप 500-600 और शेयर खरीद के आपकी एवरेज जो है उसको थोड़ा सा कम करिए, और जितनी भी सारी क्वांटिटी है उन सबका 22 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। 22 के नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज अगले 3 से 5 साल के लिए इसको होल्ड करके चलिए, काफी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो IRFC में ये राय। एक और स्टॉक है इनके पास, मनाली पेट्रो का, और ये स्टॉक भी लगातार टूट रहा है। इस गिरावट में भी इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की 65 रुपए के लेवल पर। आशीष जी क्या करना चाहिए? जिस लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है अभी होल्ड करें? मनाली पेट्रो ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? क्योंकि ये कंपनी भी लगातार टूट रही है, पिछले 5 दिनों में ही 8% तो टूट ही चुकी है, और थोड़ा लंबा ट्रेंड अगर देखें तो 6 महीने में करीब 37% की गिरावट इस स्टॉक में आई है। तो मनाली पेट्रो पर आगे के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करेंगे? बने रहें या फिर एग्जिट कर ले स्टॉक से? मैं तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यदि हमें ध्यान हो तो इस कंपनी का लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया था, ऑलमोस्ट 380 करोड़ का मुनाफा किया कंपनी ने। और अब यदि नंबर्स देखें तो लास्ट 2 क्वार्टर में कहीं 7 करोड़ कहीं 11 करोड़ ऐसे उनके प्रॉफिट के नंबर्स आ रहे हैं, तो जिसके कारण से स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाने की, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसकी बजाय आप किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं। जैसे आपके पास में IRFC तो है ही, तो मुझे लगता है RVNL का स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं 63-64 रुपए के आसपास। ये स्टॉक मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में 3 डिजिट में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उनके पास में ऑर्डर बुक है और जो स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई है ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो RVNL में बाय कर लीजिए, मनाली सेल कर दीजिए। ठीक है, RVNL में खरीदारी की सलाह है, मनाली पेट्रो से निकल जाने की आपके लिए सलाह है। बढ़िया ऑर्डर्स भी मिलते दिखे हैं रेल विकास निगम को, और 65 रुपये के आसपास का भाव है, आज भी 1% के आसपास की तेज़ी है। वापी चलेंगे, वापी से डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। हाँ सर नमस्कार, मेरे पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 2275 शेयर है, 2275 शेयर है,
और 1 साल होने को है 1 साल से, और उसका परचेज प्राइस है 176 पर शेयर। 176 के भाव पर आपके पास है शेयर? हाँ, 176 के रेट का है। आपने हाल फिलहाल शेयर लिए हैं ये? हाँ, हाल फिलहाल 1 साल पहले लिया है सर। ठीक है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 167 रुपए के आसपास के भाव में 4.5% की तेजी इसमें हम देख रहे हैं, और फिनोलेक्स में हमने लगातार बढ़िया तेजी देखी है इस शेयर में। क्या व्यू होगा आपका इस पर आशीष जी? क्या इसको अभी होल्ड करें इस शेयर को? बिल्कुल, मेरा अभी होल्ड करने की सलाह है। मेरा मानना है कि जैसे सितंबर एक खराब क्वार्टर के बाद में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने दोबारा काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, और वो जो इंडस्ट्री है वो अप ट्रेंड में है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और इसका लक्ष्य मेरे हिसाब से अगले 6 महीनों में करीब 190 रुपए तक का रहेगा। ऑलरेडी वर्स्ट जो है वो प्राइस इन हो चुका है, और बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो फिनोलेक्स में बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल आया है जयपुर से कृष्णा जी का। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? ग्रीन के बारे में पूछना था मैम। 700 पे खरीद है मैम, क्या करना है मैम? लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है मैम, 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। ये कब लिया था आपने? मैम ये अभी रैली आई थी उसमें लिया था मैम, अभी लिया था मैम, रैली आई थी ना इसकी। बिल्कुल, हमने देखा था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे। जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अभी एक रैली आई थी। हाल फिलहाल में कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की भी खबर आई थी यहाँ पर। इस वजह से हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया। आज अगर देखें ऊपर जरूर है, करीब 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बट आशीष जी क्या सजेस्ट करेंगे? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में चला तो काफ़ी ये स्टॉक, और इन्होंने उसी तेजी में एंट्री ले ली है। लॉन्ग टर्म नजरिया है अगले 10 साल का, तो क्या ये स्टॉक सही है बने रहने के लिए, या फिर कोई और स्टॉक इन्हें सुझाएंगे? मेरा तो मानना है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए। इनफैक्ट आपके चैनल पे इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, और मेरा मानना है जो इसका 52 वीक हाई करीब 750 के आसपास का था वो जल्दी ब्रीच होगा। और रीज़न ये है कि जो ईवी का जो एक एनवायरनमेंट है, और जहाँ पे बसेस में 2-3 प्लेयर ही हैं, ओलेक्ट्रा, टाटा मोटर्स और थोड़ा जेवीएम ऑटो जैसे प्लेयर, और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आगे आने की उम्मीद कर रहा हूँ मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, क्योंकि बड़ी फोकस्ड कंपनी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके अलावा जो पावर इंसुलेटर का बिजनेस है उनका वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट ईयर का जितना मुनाफा था उन्होंने ऑलरेडी 9 महीनों में उससे ज़्यादा कर लिया है। तो मुझे का स्टॉक काफ़ी पसंद है पर्सनली, और अगले 1 साल का लक्ष्य तो इनफैक्ट में 4 डिजिट में, और अगले 5 साल होल्ड करेंगे तो ये मल्टीबैगर स्टॉक बनने का भी इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई है शेयर ने, और अभी इसको आप होल्ड कीजिए। बढ़िया तेजी इस शेयर में आगे भी दिखेगी। बासवराज जी का सवाल लेंगे, बेंगलुरु से आए हैं, और ये सवाल आया है इनका फेसबुक के जरिए। थायरोकेयर के शेयर है 400 और भाव है 600 रुपए का। थायरोकेयर हो या फिर बाकी के जो डायग्नोस्टिक स्पेस की जो कंपनियां हैं आशीष जी, वहाँ पर हमने देखा कि खबरें आती हैं तो शेयर थोड़े से चढ़ते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक जो कंपटीशन वाला सेक्टर में है, एक जो डर है वो फैला रहता है, उसके चलते शेयर बहुत एक तरफा ऊपर की चाल दिखा नहीं पाते हैं। मार्जिन को लेकर मुझे लगता नहीं कि बहुत साउंड स्थिति है। आपकी क्या सलाह होगी थायरोकेयर को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले बात तो ये सारे स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि कोविड और नो कोविड या जो भी इन्फ्लुएंजा जितनी बातें हो रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है मार्केट, क्योंकि अब ज़्यादा लोग टेस्टिंग ही नहीं कराना चाहते हैं। तो जो एक एक्सेप्शनल बुल रन था इन स्टॉक्स में वो सब मेरा मानना है खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट स्टॉक में से निकल जाने की, और मैं सलाह दूंगा इसके बजाय आप थोड़ा डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे कोचिन शिपयार्ड या जेन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक, वहां पर निवेश करें। तो क्योंकि वहां पर आपको अच्छा मुनाफा शॉर्ट टर्म में आ सकता है। डायग्नोस्टिक स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं। ओके, ठीक है, तो ये राय इस स्टॉक में कोचिन शिपयार्ड में आप एंट्री ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक शेयर फिलहाल इतने आकर्षक नहीं नजर आ रहे। अगला सवाल ले लेते हैं संदीप
जी का ने संपर्क किया हमें फोन लाइन के जरिए। नमस्कार संदीप जी, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, मेरा पेल का 100 क्वांटिटी का स्टॉक खरीदा 1080 रुपीज में, 6 महीना हो गया। वो मैं होल्ड कर सकता हूँ ना? क्या उसका, इसके लिए मैं फोन किया। ठीक है, ठीक है। ये 6 महीने आपको हो चुके हैं। ये एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये डीमर्जर के समय का है या नहीं, क्योंकि लेवल्स उसी समय के आसपास दिख रहे हैं। अगर आप 6 महीने से होल्ड करें तो एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे हम। बट अविनाश जी आप ही सजेस्ट करिए, माफ़ कीजिएगा आशीष जी आप ही सजेस्ट करिए। पिरामिड इंटरप्राइजेस ये कुछ पहले की खरीद लग रही है इनकी, बट स्टॉक में हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर हुआ है वो पिरामिड इंटरप्राइजेस ही हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर तो डीमर्ज भी हो चुकी थी, उसके बाद कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है इतना। अभी पिरामिड इंटरप्राइजेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका, कैसी लग रही है? बने रहने की सलाह देंगे क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है। देखिए, अब तो ये फाइनेंस के वर्टिकल में है, क्योंकि पिरामिड फार्मा अलग कंपनी बन चुकी है, तो दोनों बिजनेसेस ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। बट ये स्टॉक इनफैक्ट सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस यदि किसी एनबीएफसी में रहा है तो वो पिरामल एंटरप्राइजेज में ही देखने को मिला है। क्योंकि एक रीजन ये है कि जो उनका बल्क बिजनेस है जो लैंडिंग का, उसको लेकर मार्केट बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। यदि आप दूसरी देखें तो आदित्य बिरला के जैसा स्टॉक है, एल&टी है, जिन्होंने अपना फोकस धीरे धीरे करके रिटेल में शिफ्ट कर लिया है, उन स्टॉक्स में फिर भी थोड़ा परफॉर्मेंस है। पर बल्क लैंडिंग अभी भी रिस्की बिजनेस इन्वेस्टर्स को नजर आता है। और इसके अलावा जो ज्यादा से ज्यादा उनकी लैंडिंग है वो रियल एस्टेट सेक्टर में, तो एक बड़ा प्रॉक्सी प्ले हो जाता है रियल एस्टेट सेक्टर में यदि आपको पिरामिड एंटरप्राइजेज को बाय करना है। तो हमने ऑलरेडी एफआईज की तरफ से भी स्टॉक में बिकवाली देखी है। पिछले 1 साल में एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर में कम की है, तो 35% से घट के वो 30% ऑलरेडी आ चुकी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए, और मुझे लगता है कि इसके बजाय आप डायरेक्ट कोई बैंकिंग स्टॉक परचेज कर लें तो बेटर बेट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बजाय आप एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों बैंक में से कोई भी एक चूज कर लें और उसको 1 साल तक रखें, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा लॉस रिकवर होगा। एंटरप्राइजेस से निकल जाइए, एक्सिस या फिर आईसीआईसीआई बैंक, जो कि दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक हैं, वहां पर शिफ्ट करने की सलाह है। लेकिन अगला जो सवाल हमारे पास आया है हर्ष का, उनका सवाल बैंकिंग स्टॉक को लेकर ही है। एसबीआई इन्होंने खरीदा है और 210 रुपए के 210 शेयर हैं 615 रुपए के भाव के। आशीष जी व्यू आपसे ही लेंगे। 615 रुपए आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हमने जब तेजी देखी एसबीआई के शेयर में 600 रुपए के ऊपर ही गया तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आया इसमें। अब लोग रिव्यू करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि 500 सवा 500 रुपए वाले दायरे में एसबीआई है। एसबीआई पर भी आपका कन्विक्शन है या फिर कुछ और व्यू होगा आपका? क्या सरकारी बैंक अगर चलेंगे तो एसबीआई उसको लीड करेगा, आपको ऐसा भरोसा है? इनफैक्ट इसी लेवल से 515 520 से यदि देखा जाए तो पिछले 3 साइकिल जो एसबीआई के आए यहीं से रिबाउंड हुआ, और उसके बाद 560 575 के लेवल भी हमने बैंक में आते हुए दिखाई दी है। तो मेरी तो सलाह रहेगी इनफैक्ट सबसे पहले तो आप एवरेज कर लीजिए इस स्टॉक को इस लेवल पे। मेरा कॉन्फिडेंस है कि अप्रैल मई तक आपको दोबारा से 560 570 के लेवल दिखाई देगा। और यदि मार्केट चलेगा और एसबीआई नहीं चलेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वेटेज पीएसयू बैंकिंग में है वो एसबीआई का ही है, और जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है इंडेक्स में निफ्टी में वो करीब 35% का है। तो मार्केट चलेगा तो बिल्कुल एसबीआई परफॉर्म करने लगेगा। तो मेरी सलाह रहेगी किसी भी इन्वेस्टर को यदि कोई बैंकिंग स्टॉक देखना है तो अभी बिल्कुल आंख बंद करके एसबीआई में निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, तो एसबीआई में निवेश करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। ये पहले भी इसको सजेस्ट किया गया है और बैंकिंग स्पेस में ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। आप एसबीआई पर नज़र रख सकते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, मोहम्मद इनायत। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। क्या सवाल है? जेएसएल ही सर 100 शेयर है। ओके,
ठीक है, अभी तो नुकसान हो रहा है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार, एक बार लेवल्स हम वापस से चेक कर लेते हैं। जिंदाल स्टेनलेस हिसार के शेयर्स हैं इनके पास जी, जिंदाल स्टेनलेस हिसार के शेयर्स हैं इनके पास। तो ये स्टॉक इस वक्त 500 के आसपास कारोबार, जी 562 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। केवल क्या सजेस्ट करेंगे, 400 पे इन्होंने लिया था, अभी तो इनको फिलहाल मुनाफा हो रहा है इस शेयर में। ज़्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है, बट थोड़ा भी जो गेन हो रहा है मुनाफा लेकर निकल जाने की राय देंगे या अभी बने रहें और तेजी के लिए? पूजा, टेक्निकली अगर आप चार्ट देखेंगे तो लास्ट प्राइस स्विंग का 161% रिट्रेसमेंट आज ही एक्चुअली आ चुका है, जो 567.90 का हाई है। तो मेरा इनसे यही सलाह है कि आप ऑलमोस्ट आपका 50 से 60% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और बाकी की क्वांटिटी आप होल्ड करिए अराउंड 650-700 के लेवल के लिए, जो अगले 2 से 3 महीने में अगर मार्केट ने सपोर्ट दिया। हालांकि मार्केट इतना वीक होने के बावजूद इसने वीकनेस नहीं दिखाई है, तो मैं भी इसमें वीकनेस नहीं देख रहा हूँ। 52 वीक हाई के ऊपर ही है, तो 700 के आसपास ये आपको अगले 1-2 महीने में मिल जाना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आप आपकी 40 से 50% पोजीशन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है जिंदल स्टेनलेस हिसार के शेयर में। पुष्पा पाटिल जी का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है मझगांव डॉक के शेयर, 90 की क्वांटिटी है और भाव जो है वो है 778 रुपये के आसपास का। डिफेंस शेयरों में हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छी तेज़ी देखी और कहीं ना कहीं इस तेज़ी के बाद ये आशंका बनी कि कहीं वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। आशीष जी, मझगांव डॉक हमने इस शेयर को 950 रुपये के आसपास तक के भाव देखे। हालांकि तेज़ी एक तरफा बहुत हुई थी, वहाँ से करेक्ट होकर 650 रुपये के आसपास के प्राइजेस हैं। क्या यहाँ पर अगर किसी को नई एंट्री करनी हो, मझगांव डॉक ठीक है शेयर, एवरेज कर लें पुष्पा जी इसमें? जी, मेरी सलाह रहेगी एवरेज कर लेने की स्टॉक में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो उनके फंडामेंटल्स हैं कहीं कोई चेंज नहीं है। लास्ट क्वार्टर में भी बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आए थे और जितना पूरा साल का प्रॉफिट था, इनफैक्ट सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का ही टोटल करें तो उससे ज़्यादा वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा वैल्यूएशन चूंकि ओवर स्ट्रेच्ड हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि जब ये स्टॉक 800-850-900 तक पहुंच गया था तो बहुत रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स स्टॉक में एंट्री कर लिए थे, तो जिसके कारण से वो थोड़ा वहाँ पे स्ट्रक हो गए। जबकि देखा जाए तो 80% होल्डिंग तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में ही है और करीब 4% होल्डिंग एफआईज के पास में भी है, तो कोई बहुत ज्यादा फ्लोटिंग स्टॉक भी नहीं है। पर चूंकि थोड़ा ऊपर के लेवल पे वॉल्यूम के साथ में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टॉक में, तो जिसके कारण से इसमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट मेरा मानना है स्टॉक में काफी वैल्यू है इस लेवल पे और एवरेज कर लेने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो ये है मज़गांव डॉक पर आप आशीष जी की राय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इंस्टाग्राम पर सचिन कदम जी का सवाल आया है। इनका सवाल है एनएमडीसी पर 30 शेयर्स इन्होंने 129 के भाव पर लिया हुआ है और इनकी भी खरीदारी के लेवल से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। इस वक्त हम देख रहे हैं 111 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान इनको हो रहा है इस स्टॉक में। हालांकि क्वांटिटी देखिए कम है, 30 शेयर्स ही हैं इनके पास, इस वजह से ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। इनसे संपर्क भी नहीं हो पाया कि कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को, बट केवल एनएमडीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? पूजा, एनएमडीसी के चार्ट में एक छोटा सा गैप था, ब्रेकअवे गैप जिसको हम बोलते हैं, कंसोलिडेशन जोन के बाद आया हुआ, और उसके बाद जो तेजी है वो एक तरफा चली काफी। उसके बाद अभी पिछले अराउंड 6 महीने से अटका हुआ है उसी रेंज में। तो मेरा मानना है ये थोड़ा और नीचे आएगा, अराउंड 90 के आसपास आना चाहिए, और जहां पे 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा और वहां से वापस, क्योंकि जो मेटल रिलेटेड शेयर्स है, हम निफ्टी मेटल का अगर इंडेक्स को ट्रैक करने का ट्राई करें तो उसमें भी एक थोड़ी सी वीकनेस है। हालांकि न्यूज बेस्ड एक रैली देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में, लेकिन उसमें सिर्फ उनको कॉस्ट भी शायद कवर नहीं होगा। तो मेरी सलाह है कि यहाँ से वो अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, भले छोटी क्वांटिटी हो, जो भी क्वांटिटी हो वहां से एग्जिट करे, और ये जो पैसा है वो 52 वीक हाई या जो
ऑल टाइम हाई पे चलने वाले स्टॉक्स है, जैसे अभी हमने जिंदाल स्टील हिसार देखा, फिर अभी हमने जो सर ने सजेस्ट किए 2 स्टॉक, जेनटेक सजेस्ट किया सर ने डिफेंस सेक्टर से, वहां पे आप आपका फंड जो है डाइवर्ट करिए और नुकसानी वाले शेयर में से बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो वहां से निकलकर जेनटेक इस वक्त ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको, मुनाफा और तेज़ी से हो सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त दी जा रही है। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आशीष जी, केवल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त, एक छोटे से